वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज डेट है 12 अगस्त और हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स का विजेता कौन रहा है? अगर आप सोच रहे हैं लुइस हैमिल्टन ने फिर से बाजी मारी है, तो नहीं। इस बार जो जीते हैं उनका नाम है मैक्स वर्स्टैपन। मैक्स वर्स्टैपन चलाते हैं रेड बुल कार को। और ये लगभग 2012 के बाद जो सिल्वर स्टोन रेस ट्रैक होता है उस पर रेड बुल कार की पहली जीत। अगर मैं मैक्स वर्स्टैपन के बारे में बात करूं तो ये उनका फोटो है, जैसा कि आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए, यह चलाते हैं रेड बुल गाड़ी को। चलिए, लुइस हैमिल्टन के बारे में हम बात कर रहे थे, उनके पहले हम बात करते हैं ग्रैंड प्रिक्स के बारे में। हर साल लगभग 20 से 21 ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया जाता है और जो भी रेसर इन ग्रैंड प्रिक्स में से सबसे ज़्यादा रेस जीतता है उसको फार्मूला वन चैंपियन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया जाता है। 2019 के फार्मूला वन चैंपियन ऑफ द ईयर थे लुइस हैमिल्टन। लेकिन उसके बाद अगर मैं बात करूं इस वर्ष की, तो इस वर्ष में सारे ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन तो हुआ नहीं है। सबसे पहले हुआ था ऑस्ट्रिया में, ठीक है। ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स को जीता था वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं, लुइस हैमिल्टन भी मर्सिडीज गाड़ी को चलाते हैं। देखिए, उसके बाद हुआ, आपको याद आना चाहिए, धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिए, मैं याद करता हूँ, आप भी याद करिए। उसके बाद हुआ स्टारियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, उसको किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है। उसके बाद हुआ हंगरी ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। उसके बाद हुआ ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स, उसको भी लुइस हैमिल्टन ने जीता। तो इस बार लगभग 4 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं। 4 में से 3 को जीता है लुइस हैमिल्टन ने, 1 को जीता है वाल्टेरी बोटास ने, और जो 17th एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स था उसको जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। तो सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे जो जी आकाश हैं ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, जी आकाश जो है यह भारत के 66 ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। यह यहाँ पे इसलिए लिखे हुए हैं। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अलेक्जेंड्रा लुसेंको किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए? देखिए, अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो ये बेलारूस के लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति बन गए। काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है लगातार 6वीं बार राष्ट्रपति बनना, है ना। और जो चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने 80% वोट हासिल किए थे। इन्होंने अपने जो इनके प्रतिद्वंदी थे वह थे तचनोस्काया। उनको तचनोस्काया को सिर्फ 10% के आसपास ही वोट मिले थे, इनको 80% वोट मिले थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेलारूस के बारे में। देखिए, ये बेलारूस की स्थिति है, आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सा यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी जो प्रधानमंत्री हैं वह है दमित्री रोमासा। राजधानी है मिन्स्क। करेंसी है बेलारूसी रूबल। तो याद रखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें अन्य ऑप्शंस के बारे में तो श्रीलंका कल ही हमने कवर किया था, कल नहीं कुछ दिन हो गए इसको हम कवर किए हुए। तो देखिए, महिंद्रा राजपक्षे जो हैं वह चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री बन गए हैं। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं, जो महिंद्रा राजपक्षे के भाई हैं, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इजी क्वेश्चन है, आप जल्दी बता सकते हैं। देखिए, बात करते हैं हम गुयाना के बारे में, या इसको गुयाना भी पढ़ते हैं। गुयाना के हाल ही में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों की नियुक्तियां हुई हैं, दोनों चेंज हुए हैं। देखिए, जो प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं उनका नाम है मार्क फिलिप। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति के बारे में तो मोहम्मद इरफान अली गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट हुए हैं। बात की जाए गैबोन के बारे में तो हाल ही में असोका रेपोंडा गैबोन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो उनको आप याद रखिएगा। देखिए, अगर ये जो मैं आपको ऑप्शंस के बारे में जब मैं बात करता हूँ, अगर आपको मेरे साथ साथ याद आता जा रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको भी यह सब चीज़ें याद आती जाएँ और भी काफ़ी चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आईसीसी के एम्पायरों के एलिट पैनल में किसे शामिल किया गया है? इनके बारे में अगर मैं बात करूं, देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम काफ़ी बार देख चुके हैं। हमने मंथली वीडियो में देखा था, डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में देखा था, लेकिन उस समय आंसर अलग था। उस समय जो आंसर था वह थे नितिन मेनन, लेकिन अब जो आंसर है वह है AKN आनंद पद्मनाभन। तो यह डिफरेंस है, आप इसको देख लीजिएगा। आनंद पद्मनाभन जो है इन्होंने केरल के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। 3 सेंचुरीज लगा चुके हैं, ये 8 हाफ सेंचुरीज इन्होंने लगाई हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईसीसी के बारे में, देखिए, आईसीसी के CEO हैं वर्तमान में मनु साहनी। हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। देखिए, UAE की जब बात आती है तो आपको कई चीज़ें याद आनी चाहिए। पहले तो क्रिकेट से जुड़ा हुआ IPL जो है उसका आयोजन UAE में होना है। उसके अलावा दुनिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो यूनिवर्सिटी है वह भी UAE में ही है। अब और क्या बात हो सकती है? UAE पहला अरब देश बना है जिसने हाल ही में नाभिकीय जो संयंत्र है उसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहाँ पर एक सोलर ऊर्जा प्लांट जो है वो उसका स्थापित उसकी निर्माण कार्य चल रहा है। स्थापित तो अभी वो नहीं हुआ है, 2022 तक वो स्थापित हो जाएगा। तो वह दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ऊर्जा प्लांट होगा, इसलिए वह इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 2 गीगावाट। और क्या याद आना चाहिए आपको?
आपको ये याद आना चाहिए कि यूएई जो है, यूएई ने हाल ही में अपना पहला मार्स मिशन भेजा है जिसका नाम है मिशन होप। देखिए अब हम बात कर रहे थे आईसीसी के बारे में। आईसीसी के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वह है इमरान ख्वाजा, जो इंतरिम प्रेसिडेंट है आईसीसी के। बात करें अगर हम अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो स्टीव वॉ हैं इनके बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के लीजेंडरी खिलाड़ी हैं। हाल ही में इनकी एक बुक है जो लॉन्च हुई जिसका नाम था स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब मैं बात करता हूँ रिचर्ड इलिंगवर्थ के बारे में। तो रिचर्ड इलिंगवर्थ रहे हैं एम्पायर ऑफ द ईयर की ट्रॉफी इनको मिली है 2020 की, डेविड सेवर ट्रॉफी फॉर द एम्पायर ऑफ द ईयर किसको मिली है? रिचर्ड इलिंगवर्थ को। साइमन टफेल के बारे में अगर मैं बात करूं तो काफ़ी महान ये एम्पायर है और इनकी हाल ही में एक बुक आई थी जिसका नाम है फाइंडिंग द गैप्स। तो याद रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सरकार ने आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कितनी रक्षा वस्तुओं की आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए आत्मनिर्भर भारत मतलब कि भारत जो है वह हर मामले में आत्मनिर्भर बने, वस्तुओं का जो निर्माण है वह भारत में होने लगे। इसके लिए पहले जो बाहर से वस्तु आ रही हैं उनके आयात पर रोक लगाना होगा। तो रक्षा मंत्रालय ने 101 वस्तुओं के आयात पर रोक लगा दी है। इसके अंतर्गत ये जो वस्तुएं हैं अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो तोपखाने की बंदूकें, असॉल्ट राइफल्स, सोनार सिस्टम, रडार और हल्के लड़ाकू विमान जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वह इनमें शामिल हैं जिन पर रोक लगाई गई है। ठीक है, यह हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इसके अलावा देखिए अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में तो ये ऑप्शंस भी हमने काफ़ी सोच समझ के लिखे हैं। जैसे कि 59 है ना, 59 से आपको याद आना चाहिए कि हाल ही में भारत ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया है। और भी ऐप्स जो हैं उन पे बैन करने पे बात चल रही है। तो अभी तो 59 हुए हैं और भी हो सकते हैं। 63rd से आपको क्या याद आनी चाहिए? देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की जो रैंकिंग है 2019 के लिए वह थी 63। तो इसको आप याद रखिएगा। 108 से आपको क्या याद आना चाहिए? 108 से आपको याद आना चाहिए कि जो हमारी फीफा रैंकिंग है भारत की वर्तमान में वह 108 है और 2019 में भी 108 थी, 2020 में भी 108 ही है। तो उसी पर हम बरकरार हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हेल्थ एंड एजुकेशन पर आयोजित वेबिनार की शुरुआत किसने की? इसका उद्घाटन किया हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए देश भर के विषय विशेषज्ञों के साथ शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। शिक्षा मंत्री कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा मंत्रालय द्वारा की गई विभिन्न पहलों की इन्होंने चर्चा भी की थी। इसके अलावा कोविड-19 संकट पर तेजी से प्रतिक्रिया देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य की सराहना भी इन्होंने की थी। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो जो सीएम है वह है शिवराज सिंह चौहान, जो राज्यपाल है वह है लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राजधानी है भोपाल। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति हाल ही में हुई है, इनको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बात हो रही है शिक्षा मंत्रालय की, तो हाल ही में हमारी शिक्षा नीति भी लागू हुई है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसमें जो 10+2 का पहले जो सिस्टम चलते हुआ आ रहा था उसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4। तो याद रखिएगा इसको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, देखिए हाल ही में जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री है उसका नाम भी बदल के कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अन्य ऑप्शंस के बारे में। देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं इन्होंने ब्रिक्स देशों की जो 6वीं मंत्री स्तरीय बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता रूस ने की थी, वहां पर उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था कि उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर जी ने। देखिए ये हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं, इनको भी आप याद रखिएगा। अब मैं बात करूं अमित शाह जी के बारे में तो इनको तो आप काफ़ी अच्छे से जानते हैं, ये हमारे गृह मंत्री हैं। इन्होंने अमित शाह जी ने दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड-19 हॉस्पिटल का शुभारंभ इन्होंने किया है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया किसने था? इसका निर्माण करवाया था डीआरडीओ ने। इसके अलावा डीआरडीओ ने और भी कई चीज़ें विकसित की हैं जिसमें है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवस्त्र एवं एक काफ़ी हाईटेक ड्रोन है जिसका नाम है भारत। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं गोपाल कृष्णा के बारे में, देखिए इनके बारे में अगर बात करूं तो इन्होंने पीएमओ में एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। क्यों ना बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस आईआईटी ने बीग नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? देखिए इसको विकसित किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा और यह जो बॉल आपको दिख रही है कुछ इस प्रकार से यह बॉल दिखाई देगी। अगर मैं इसके फुल फॉर्म के बारे में बात करूं तो बीग का फुल फॉर्म है बायो कंपोज्ड एंड्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। देखिए इसके बारे में बात की जाए तो यह जो बॉल है इसमें बीज, खाद और मिट्टी इसको मिला के यह बॉल बनाई गई है।
इसके लिए आपको बीज को लगाना है। अगर आपको ज़मीन में बीज को लगाना है तो आपको गड्ढा नहीं खोदना पड़ेगा, आप ज़मीन पर इस बॉल को रख दीजिए। उसके बाद जब प्लांट ग्रो करेगा वह ज़मीन से भी कनेक्ट हो जाएगा धीरे धीरे, जब उसकी जड़ें फैलेंगी तो सिर्फ आपको उस बॉल को रखना है। देखा जाए काफ़ी अच्छी टेक्निक है ये। तो अगर मैं बात करूँ अन्य ऑप्शंस के बारे में, तो जो आईआईटी गुवाहाटी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आईआईटी गुवाहाटी के स्टूडेंट्स ने एक ऐप लॉन्च की है, कॉन्टैक्ट लेस ऐप, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आईआईटी खड़गपुर के बारे में, तो आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उनको गांधीवादी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के बारे में एक और पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर सकता हूं। आईआईटी कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी नाम का एक सेटअप विकसित किया है, ठीक है, टीचिंग सेटअप है ये विकसित किया है आईआईटी कानपुर के छात्रों ने। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की। यूएस के बोस्टन ग्रुप ने आईटी कंपनी लगाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता साइन किया है? तो इस राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश और यह यहाँ के सीएम है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो यूएस की आईटी कंपनी बोस्टन ग्रुप ने विशाखापट्टनम में एक आईटी कंपनी स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता किया है और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जो है, एमएल जो है, और साइबर सिक्योरिटी जैसी कई तकनीकों का लाभ उठाया जाएगा। और आईटी कंपनी की स्थापना के साथ ही 250 लोगों को रोजगार प्रदान की जाने की उम्मीद है। बोस्टन जो ग्रुप है उसके जो चेयरमैन हैं वह हैं सुबी कोटा, ठीक है। आंध्र प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की स्थिति है जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल है वह है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम है एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती है लेजिस्लेटिव कैपिटल और कुर्नूल है जुडिशरी कैपिटल, तो इनको आप याद रखिएगा। देखिए सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है एलजी विश्वभूषण हरिचंदन, लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11 और विधानसभा सीटों की संख्या है 175। जहाँ पर जो लेक फेमस है वह है पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ठीक है, तो इनको आप याद रखिएगा। नेशनल पार्क राजीव गांधी और पापीकोंडा, ठीक है, इनको आप याद रखिएगा। डैम जो है वह है नागार्जुन सागर। नदियों की बात करें तो कृष्णा नदी, गोदावरी नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। टेम्पल की बात करें तो श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का जो टेम्पल है तिरुपति बालाजी के नाम से जो फेमस है वह आंध्र प्रदेश में ही है। अब मैं बात करता हूँ आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम ई रक्षाबंधन को लॉन्च किया है और हाल ही में आंध्र प्रदेश के नए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं पी रमेश कुमार, तो उनको आप याद रखिएगा। एवं राज्य के जो वार्वर्स हैं या जो वॉचमैन्स हैं उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए आंध्र प्रदेश ने शुरू की है जगन्नाथ चेदोड़ू योजना, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की है। देखिए जो सीएम है उनके बारे में हम बात कर ही चुके हैं, तो अब हम बात करते हैं जो हमारे अन्य ऑप्शंस लिखे हैं उनके बारे में। देखिए इस साल बाजार कर्ज लेने के मामले में जो तमिलनाडु है वह पहले स्थान पर रहा है, तो इसको आप याद रखिएगा। तमिलनाडु बाजार कर्ज लेने के मामले में पहले स्थान पर रहा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जो फूड सेफ्टी इंडेक्स है उसमें बड़े राज्यों में पहले स्थान पर रहा गुजरात और फूड सेफ्टी इंडेक्स में छोटे राज्यों पर पहले स्थान पर रहा गोवा, तो इसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में मानव हाथी टकराव पर राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा किसने लॉन्च किया है? देखिए इसको लॉन्च किया है हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। अगर मैं इस पोर्टल के बारे में बात करूं तो इसका उद्देश्य सही समय पर जानकारी जुटाकर मानव हाथी के टकरावों से निपटना व प्रबंध करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए आज के दिन मतलब कि 12 अगस्त को मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस, तो उसको आप याद रखिएगा। और मैं बात करूं अगर देखिए 1992 में पर्यावरण और वन मंत्रालय ने हाथी परियोजना की शुरुआत की थी। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि हाथी एवं उनके जो निवास स्थान है उनको संरक्षित करना। और वर्तमान में की अगर हम बात करें तो 50,000 से 60,000 एशियाई हाथी दुनिया में हैं, उनमें से 60% भारत में हैं। और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN ने अपनी रेड लिस्ट में एशियाई हाथियों को एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, ठीक है। देखिए अब मैं बात करूं IUCN की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह है ग्लेन, स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुई थी 1948 को। देखिए अगर मैं बात करूं एलिफेंट जो वर्ड है इससे जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स भी हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश करता हूं। देखिए हाल ही में देश का पहला एलिफेंट रिहेबिटाइजेशन सेंटर खोला गया है। किस राज्य में खोला गया? ये खोला गया कर्नाटक में, कर्नाटक के कुतूर में। हाल ही में मध्य प्रदेश ने पहली एलिफेंट कॉलोनी की भी शुरुआत की है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। और हाल ही में बोत्सवाना ने 2014 से हाथियों के शिकार पर लगे प्रतिबंध को हटाते हुए एलिफेंट हंटिंग लाइसेंस की नीलामी शुरू कर दी है, जो कि काफी निंदनीय है। यूपी के जो मथुरा है, मथुरा में आपने देखा होगा आज तो कृष्ण जन्माष्टमी भी है,
तो जय श्री कृष्णा आप सभी को, आप सभी पे कृपा बनी रहे बाकी बिहारी जी की। तो मथुरा की बात आ गई इसलिए ये सब मैं बोल रहा हूँ। देखिए मथुरा में भारत का पहला एलिफेंट हॉस्पिटल खोला गया है, तो ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट आपने सुना होगा, तो थाईलैंड को कहा जाता है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। देखिए अब मैं बात करता हूँ, देखिए आपने सुना होगा एलिफेंटा द्वीप के बारे में, एलिफेंटा गुफाओं के बारे में सुना होगा, तो क्यों ना उनके बारे में कवर करूं इस थोड़े से टाइम में। मैं आपको वो सारे के सारे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे क्लियर कर दूंगा। देखिए एलिफेंटा, अगर मैं केव्स के बारे में बात करूं, मतलब कि एलिफेंटा गुफाओं के बारे में बात करूं, तो ये क्वेश्चन आता है ये कहाँ पाई जाती हैं, यह महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। उसके बाद मैं बात करूँ एलिफेंटा द्वीप की, तो वह भी महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा अगर मैं बीच की बात करता हूँ, तो एलिफेंटा बीच है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एलिफेंटा दर्रे की या एलिफेंटा पासेस की, तो वह है श्रीलंका में। और जो एलिफेंटा घास के मैदान है ना, वह है केरला में। तो इस तरह से जो एलिफेंटा वर्ड्स है उससे जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए। तो बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में इंदिरा वन मिताल योजना की शुरुआत की गई है? देखिए इस योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ में, और यह छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल। इस योजना में राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्ल्ड ट्राइबल डे के मौके पर इंदिरा वन मिताल योजना की शुरुआत की गई। और इसके तहत क्या हुआ, देखिए इसके तहत जो 10,000 आदिवासी बाहुल्य गांव हैं, उनमें से 10-15 सदस्यों को चुना गया, उनका एक ग्रुप बनाया गया। उसके बाद उस ग्रुप को 10 लाख रुपए की लागत से फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई, है ना। और जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे कि तेंदुपत्ता हुआ, जैसे कि खाद हुआ, अब इनको प्रोसेस किया जाएगा और इनसे बनाया जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। और उसकी बिक्री जब होगी तो उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको बल मिलेगा, एवं रोजगार के अवसर भी काफ़ी पैदा होंगे, काफ़ी रोजगार भी प्रदान किया जाएगा। तो काफ़ी अच्छी योजना है। तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के बारे में, तो यह छत्तीसगढ़ की स्थिति है इंडिया के मैप पर, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लेटेस्ट का ही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की। अब उस योजना का नाम क्या था? उस योजना का नाम था शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना। तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो जिला है, जो बीजापुर जिला है, वह नीति आयोग की जो आकांक्षी जिलों की सूची है उनमें पहले स्थान पर रहा है। और छत्तीसगढ़ में ही देश की पहली ई लोक अदालत का आयोजन भी हुआ। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और छत्तीसगढ़ के सीएम दर्पण वेबसाइट व मोबाइल ऐप को मिला है एलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020। और एक योजना भी और चल रही है जिसका नाम अगर मैं बात करूं तो गोधन न्याय योजना, ये भी छत्तीसगढ़ में चल रही है। और आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम छत्तीसगढ़ में ही चल रही, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। इसके अलावा देखिए पुलिस स्टेशन से आपको याद आना चाहिए कि छत्तीसगढ़ के जो पुलिसकर्मी हैं उनको डिप्रेशन से बचाने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ सरकार ने ही की है। देखिए बात करते हैं जो गवर्नर है वह कौन है छत्तीसगढ़ की, तो वह है अनुसुईया उइके। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत सप्ताह 7 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में जो चल रहा था उसकी शुरुआत की है? देखिए इसकी शुरुआत की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, इसका उद्घाटन किया है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो देखिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आत्मनिर्भर भारत सप्ताह को लॉन्च किया गया है। और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य देश में घरेलू रक्षा उत्पादन के महत्व पर जोर देना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने हाल ही में पावर प्रोजेक्ट में नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट एनओसी इशू करने के लिए वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। इसके अलावा इन्होंने जम्मू कश्मीर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्मित 6 नए ब्रिजों का उद्घाटन भी किया है, तो उनको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए जो अर्जुन मुंडा लिखे हुए हैं, अर्जुन मुंडा हमारे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो जो हमारे ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है इसको स्कॉच गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है हाल ही में। बात मैं करूं श्रीपद यसो नायक के बारे में, तो यह हमारे आयुष मिनिस्टर हैं। इन्होंने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है आयुष मंत्रालय के लिए, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में, तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये हमारे अर्थ साइंस मिनिस्टर है। और इन्होंने हाल ही में मौसम ऐप को लॉन्च किया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश की पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया है? देखिए ये काफ़ी बड़ी बात है। इसके पीछे का रीज़न उससे ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि लेबनान में हाल ही में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। यह लेबनान की स्थिति जैसे कि आप देख सकते हैं। लेबनान की जो राजधानी है बेरूट, यहाँ पर एक बंदरगाह था, वहाँ पर यह विस्फोट हुआ। उसका कारण था अमोनियम नाइट्रेट। काफ़ी अच्छे से हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। अमोनियम नाइट्रेट के लगभग 250 टन का यहाँ पे भंडारण था।
और उसमें विस्फोट हुआ, काफ़ी बड़ा विस्फोट था, 10 से 15 किलोमीटर तक इस इफेक्ट देखा गया है और कई लोगों की जानें गई हैं, कई लोग घायल हो गए हैं, बहुत बुरी तरह से तबाही हुई, काफ़ी भयानक मंजर था। कि ये जो इस्तीफ़ा दिया गया है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है लेबनान के जो राष्ट्रपति हैं माइकल माउन को, तो उन्होंने इन सभी के इस्तीफ़े को स्वीकार भी कर लिया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लेबनान की करेंसी क्या है, तो वह है लेबनीज़ पाउंड। बात अगर हम करें अन्य ऑप्शंस के बारे में, देखिए बांग्लादेश को हमने हाल ही में 10 ब्रॉडगेज रेल इंजन दिए हैं। बात की जाए रसिया की, तो देखिए रसिया ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करके 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है। बात करें हम नॉर्थ कोरिया की, देखिए हमने हाल ही में WHO के कहने पर नॉर्थ कोरिया को $1 मिलियन की चिकित्सा सहायता दी है, तो उसको आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस मशहूर शायर का निधन हो गया है? देखिए यह काफ़ी दुखद खबर है, क्योंकि राहत इंदौरी साहब एक ऐसा नाम जिनको हम सभी काफ़ी अच्छे से जानते हैं, युवा पीढ़ी जानती है, क्योंकि इनका जो मुख्य शायरी जो लिखते थे वह प्रेम के ऊपर यह शायरी लिखते थे, यह व्यंग भी लिखते थे, सरकारों पर, सरकारों के खिलाफ ये काफ़ी हमला भी करते थे। काफ़ी बड़े शायर थे उर्दू शायरी के, जो भीष्म पितामह हम इनको कह सकते हैं। राहत इंदौरी इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इनको ट्रिब्यूट देने के लिए मैं इन्हीं की शायरी कहना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ कि मैं अगर मर जाऊं तो मेरी ये अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर, पेशानी मतलब होता है मस्तक, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। देखिए यह व्यंग जो करते थे काफ़ी अच्छे व्यंग थे इनके, मतलब इनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, काफ़ी इनका विराट व्यक्तित्व था इनका। देखिए इनकी जो एक शायरी लिखी हुई है उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। ए ज़मीन एक रोज़ तेरी खाक में खो जाएंगे, सो जाएंगे, मर के भी रिश्ता नहीं टूटेगा हिंदुस्तान से, ईमान से। तो उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। हमारे जो राहत इंदौरी साहब हैं इन सभी के लिए इन सब भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए आप ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए क्वेश्चन ऑफ द डे जो था वह कल का जो था उसका आंसर है मनोज सिन्हा, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा। और जो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो हाल ही में किसे देश के नए हेल्थ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया है, तो इसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। इसी के साथ हमारी ये वीडियो समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों, जय हिंद।